एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट्स जिन्हें कमजोर आंका जाता है, स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत के पूर्व लौह युग की संस्कृतियों पर 10 पंक्तियों का लेख लिखे। तो जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो संस्कृति, लौह युग की जो संस्कृति जब यह आई तो इसके समानांतर पहले से कोई जो संस्कृति मौजूद थी उसके बारे में हमें यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत डिटेल से ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में बताया था, तो उसके बारे में यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं कि ताम्रपाषाण संस्कृति लौह युग संस्कृति के पूर्व में उपलब्ध थी और यह ताम्रपाषाण संस्कृति मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जहाँ पर पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का उपयोग किया जाता था, या पत्थर और तांबे दोनों औजारों का मिला जुला रूप का इस्तेमाल किया जाता था। और ये भी लिख सकते हैं आप कि यह ग्रामीण संस्कृति थी और यह भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। और इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि इस संस्कृति में मृदभांड परंपराओं को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी संस्कृतियाँ थी जो गैर हड़प्पा ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ है, मैंने बताया था। आप उसमें से कुछ जो है लिख सकते हैं, जैसे कि बनास संस्कृति राजस्थान में, कायथा संस्कृति थी मध्य प्रदेश में, मालवा संस्कृति पश्चिम मध्य प्रदेश में, ठीक है, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में और प्रभास संस्कृति सौराष्ट्र में। तो ये सब जो है हमने कल डिस्कस किया था इस टॉपिक में। तो आप इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें केवल 10 पंक्तियों में लिखने के लिए बोला है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम से कम जो है 100 वर्ड्स में अपना जो उत्तर है तैयार करना चाहिए। अब ये नेक्स्ट प्रश्न है कि महापाषाण के विभिन्न प्रकार क्या है, किन्हीं 2 पर चर्चा कीजिए। तो प्रॉपर आप पहली लाइन में लिखिएगा कि जो मेगालिथ शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ था, और मेगास का मतलब है महा और लिथोस का मतलब है पत्थर। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है महापाषाण, इसे महापाषाण शब्द लिया गया है। पत्थर का मतलब पाषाण होता है, तो महापाषाण शब्द लिया गया है। और यह महापाषाण जो संस्कृति है, कब्र या जो दफन करने वाले स्थल होते थे उन्हें चिन्हित करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और उसमें जो प्रकार है, तो मैंने बताया था कि जो इस बुक में 7 प्रकार बताए गए थे, शायद 7 प्रकार ही होंगे। ये 7 प्रकार के जो पत्थर हैं
इनमें से आप इन दो मेनहिर और डोलमेन इसके बारे में लिख सकते हैं प्रॉपर, जो इसमें दिया गया है कि मेनहिर जो महापाषाण का एक प्रकार है, यह एक खड़ा किया गया बड़ा पत्थर और इसकी सीधी रेखा में और भी पत्थर जो है पाए जाते हैं, रखा जाता था। ये लगभग 1.5 मीटर से 2.5 मीटर तक इसकी जो है लंबाई होती थी। और ये केरल के दक्कन, उत्तर प्रदेश के दक्कन के अलावा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पाया गया। और फिर डोलमेन के बारे में आप लिख सकते हैं कि डोलमेन का जो अर्थ होता है पत्थर का टेबल। ये महापाषाण एक पत्थर के टेबल का आकार के होते थे। तो 4 पत्थर के बड़े बड़े स्लेब रखे जाते थे और उनको बॉक्स की तरह संरचना में व्यवस्थित कर दिया जाता था और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर जो है रख दिया जाता था। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? विंध्या में, इसके अलावा कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में और तमिलनाडु के चिंगलपेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसका 2-4 लाइन में लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है पूरा हो जाएगा। इस चैप्टर में जो मेन जो मुख्य टॉपिक थे वो हम कवर कर चुके हैं। जैसे कि हमने देखा पूर्व लौह युग संस्कृति के बारे में, ताम्रपाषाण संस्कृति, ठीक है। उसके बाद जो है हमने महापाषाण संस्कृति के बारे में इसमें पढ़ा, ठीक है, ये मेन था। और अब ये जो चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति, इस पे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हम जो है इसे पढ़ लेते हैं। एक्चुअली में क्या है कि जो चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति है, ये जो भी उत्खनन हुए जगह जगह पे भारतीय उपमहाद्वीप में, तो हमें जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है, उन बर्तनों को देख करके जो उस पर चित्रकारी होती थी या किसी पे कोई अलग कलर है या उसको पकाने की अलग विधि है, ठीक है, तो उसके आधार पर उनको अलग अलग नाम से चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पे हम चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली जो है इसे लिंक किया जाता है कि ये जो लोहे से जुड़ी हुई संस्कृति से ये संबंधित था, ठीक है। लेकिन एक जगह है घग्गर हाकड़ा क्षेत्र, यहाँ पे ये हमें जो चित्रित धूसर मृदभान जो हमें मिले हैं वहाँ पर बिना लोहे के साक्ष्य के मिले हैं। वहाँ पे हमें नहीं मिला है लोहे के साक्ष्य। कहाँ पे? घग्गर हाकड़ा क्षेत्र में। इसके अलावा जहाँ भी हमें ये चित्रित धूसर मृदभान मिले हैं वहाँ पे लोहे का हमें वस्तुओं के प्रमाण मिले हैं। तो मोटे तौर पर याद रखिए कि जो गंगा जमुना का जो क्षेत्र है, दोनों का मिला जुला जो दोआब क्षेत्र है, वहाँ पे हमें लोहे के प्रमाण मिले हैं। चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति के साक्ष्य के साथ साथ वहाँ पे लोहे के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप इतना याद रखिए कि जो मिट्टी के बर्तनों को जो पहली बार जो खुदाई हुई थी 1940 में, तो वो कौन से क्षेत्र था? वो था बरेली जिले के थे, आहिर क्षेत्र में खोजा गया था, ठीक। आप जो है याद रखिए कि जो चित्रित मृदभान जो संस्कृति थी ये लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। उसमें बहुत सारे स्थलों के नाम दिए गए हैं, इतना याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। 100 से अधिक पुरातत्विक स्थलों का पता चला है जहाँ पे जो है चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति था, ठीक है। तो वे मिट्टी के बर्तन जिस पे चित्रकारी हुआ करती थी ये हमें काफी जगह पे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आप स्टेट के नाम याद रखिए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आहिर क्षेत्र, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, श्रृंगेरपुर, मथुरा, ये है उत्तर प्रदेश में मिले हैं, ठीक है। तो आप उत्तर प्रदेश का नाम याद रखिए। बिहार में भी मिले हैं, कहाँ कहाँ? वैशाली में मिला है, जम्मू में मिला है मांडा के अंदर, ठीक है। मध्य प्रदेश में उज्जैन में, पंजाब में रोपड़, ठीक है, राजस्थान के 9 इलाके में और हरियाणा में भगवानपुरा में, ठीक है। तो आप मोस्टली जो स्टेट के नाम है ये आप याद रखिए, ठीक है। और इसका जो अगर हम इसको मैप पे मैपिंग करें अगर मतलब दिशा के रूप में, तो जो मांडा क्षेत्र है जम्मू में ये उत्तरी इलाका पड़ेगा और जो उज्जैन है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ये इसका दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। और पूर्व में जो है नेपाल तक इसे तिलारकोट नेपाल में जो पड़ता है वहां तक हमें इसके साक्ष्य मिले। और पश्चिम में अगर हम जाएंगे तो जो सिंध पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है, वहां तक उसके साक्ष्य में मिलते हैं। तो ये है इसकी मैपिंग। अब ये जो मृदभांड थे, ठीक है, ये एक्चुअली में जो तेज चाक पे बनाया जाता था, जो मिट्टी होती थी वो गुदी हुई मिट्टी होती थी और उसको तेज चाक पे बहुत महीन बारीकी से बनाया जाता था, ठीक है। इसको पकाया जाता था और लेकिन इसमें जो है
जो ऊपरी जो सजावट होता था चिकनी सतह मिट्टी से, मतलब कुछ परिसज्जा का मतलब जो इसमें जो है डिजाइन किया जाता था। ठीक है, और कौन कौन से थे, जैसे कि खाने के बर्तन हो गए, कटोरी हो गया, तस्तरी यानी कि प्लेट हो गया, इसके अलावा घड़े मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मिली है। यहाँ पे ये तस्वीर है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के ये टूटा हुआ है जो भी बर्तन हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसी को चित्रित मृदभांड बोला गया है। ये कोई मिट्टी का बर्तन है, ठीक है, जिसके ऊपर चित्रकारी की गई है। ठीक है, और ये पका हुआ था और ये ग्रामीण संस्कृति से रिलेटेड है। और तीसरा पॉइंट ये याद रखिए कि ये लौ संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये जो चित्रित धूषण मृदभांड संस्कृति है, इसको हमने जब कालक्रम यानी इसके जो डेटिंग की गई है वो लगभग 1000 BCE से 600 BCE के बीच है। ठीक है, तो मैंने बता रखा है आपको BCE क्या है, तो उसी के हिसाब से 1000 BCE से 600 BCE के बीच में इसकी डेटिंग की गई है। अच्छा, जो चित्रित मृदभांड संस्कृति थी, ये जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि की संस्कृति थी और वहीं पे ये विकसित हुआ। क्या करते थे वहाँ पे लोग? कृषि से अपने जो है निर्वाह करते थे, पशुपालन करते थे, मछली पकड़ते थे। वहाँ पे ये मुख्य फसलें जो थी वो थी जैसे चावल और जौ। ठीक है, और इसके अलावा वो क्या पालते थे? गाय, घोड़े, ये इनके पालतू जानवर थे। तो ये मेन चीज है। और इतना इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो कृषि के उपकरण जो प्राप्त हुए हैं, लोहे के मिले बने हुए हैं। जैसे कौन कौन से थे? जैसे दराती हो गया, कुदाल हो गया, हल हो गए, हल के फाल जो है ये लोहे के हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और भी जैसे शिकार या युद्ध के जो औजार हो गए, जैसे भाला हो गया, बल्लम, कटार, नुकीले तीर, ये सब हमें इस संस्कृति से प्राप्त हुए। किस संस्कृति से? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ठीक है, तो इतना ये जो टॉपिक है इस पे हम इसे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके अलावा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति में जो व्यापार होता था वो एक्सचेंज होता था, विनिमय के आधार पर होता था। एक सामान के बदले दूसरा सामान लिया जाता था। और वहाँ पे कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं, उस समय होते थे। और ऊपर जो है जो छप्पर जो होता था, उस तरह से वहाँ पे घर मकान मिलते थे। ठीक है, ये चीज़ इतना याद रखिएगा। अब ये है उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। ये भी मिट्टी का ही बर्तन है। ठीक है, इस पे जो है बहुत ही चिकनाई, मतलब पॉलिश का मतलब वहाँ पे जो है जो बर्तन का जो बाहरी सतह था बहुत ही चिकना होता था। ठीक है, इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसपे ये जो है ऊपर की जो सतह है इतने चिकनी बना देते थे कि वो आज तक जो हमें प्राप्त हुआ है इतने हजारों हजार साल बाद, वो अभी तक चमकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी, मतलब इस तरह के बर्तन बनाने की, जो बहुत ही ज़्यादा चमक के साथ जो है चिकनाई लिए हुए उस बाहरी सतह होता था। और ये कब इसको डेटिंग किया गया है, इसकी समय सीमा लगभग 700 BCE से 100 BCE के बीच में है। और जिसे हमने पहले वाला जो पढ़ा था वो 1000 BCE से 600 BCE तक था। ठीक है, और ये 700 BCE से 100 BCE तक है। और ये कहाँ पे है? जैसे कि गंगा घाटी के राज्यों के जो शहरीकरण उद्भव से संबंधित है। अभी हम गंगा घाटी में जो शहरीकरण हुआ था, द्वितीय शहरीकरण के नाम से जाना जाता है उसे, वो हम इस पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपने आप में जो बर्तन थे उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड, ये बहुत ही उत्कृष्ट हुआ करते थे। बहुत पतला इसका जो इस बर्तन का जो मोटाई होता था बहुत ही पतला होता था और इसे पका करके चाक पर निर्मित करके बनाया जाता था। इसके अलावा जब हम इस बर्तन को जब हम ठोकते हैं तो ध्वनि, धातु की ध्वनि देता है। ऐसा लगता है कि कोई धातु का प्लेट है, लेकिन है ये मिट्टी का, लेकिन ध्वनि जो है अजीब अलग किस्म का देता है। ठीक, ये चमकने वाली सतह को इतनी शानदार ढंग से बनाया जाता है कि वो अभी 2500 साल बाद भी इसकी चमक जो है फीकी नहीं पड़ी है। तो मेन पॉइंट है, आप इसे ध्यान से देखिए कि 1500 से अधिक स्थलों पर पाया गया है। कहाँ? उत्तर पश्चिम में तक्षशिला के अंदर और चारसादा के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अमरावती तक फैला हुआ है और गुजरात के प्रभास पाटन से लेकर के बंगाल के तामलुक तक। ठीक है, इसके अलावा जो इसके प्रमुख उत्खनन स्थल है जहाँ पे खोद करके जो ये चीज़ें निकाली गई है वो पंजाब के रोपड़ में है, हरियाणा के राजाकर्ण का टीला और दौलतपुर, हसनापुर, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, श्रीवास्ती, ये सब यूपी में है। और इसके अलावा बिहार के वैशाली, पटना और सोनपुर में, पंजाब
हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के स्थलों पर इस अतिव्याप्त के साथ चित्रित धूसर मृदभांड चरण के साथ साथ पहले के हैं। मतलब इन जगहों पे चित्रित धूसर मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं और साथ में ये जो उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड भी साथ में प्राप्त हुए हैं। ये तो दो नाम हो गए, ठीक है। और इसके पहली बार कहाँ, सारनाथ वाराणसी में इसे पहली बार 1904 में खोजा गया था खुदाई के दौरान, ठीक है। और भी प्रयागराज के पास भीटा में इसको देखा गया था, पाया गया था। तक्षशिला की खुदाई के दौरान उत्खननकर्ताओं ने, जो उत्खनन करता थे, उन्होंने सबसे, जब तक्षशिला से ये प्राप्त हुआ तो वहां पे उन्होंने इसको माना, उनको लगा कि ये जो है ना, ये मृदभांड जो है वो ग्रीक के हैं। उनको ऐसा लगा कि ये वहीं से ये जो है मिट्टी के बर्तन आए हैं, लेकिन बाद में समझ में आया और जगह पे प्राप्त हुए तो पता चला कि ये जो है वास्तव में ये भारतीय उपमहाद्वीप की कल्चर में था। इसमें मुख्यतः तो ये ग्रे कलर से जो है ऊपर चिकनाई पेंटिंग की जाती थी, लेकिन यहाँ पे जो है और भी रंग का इस्तेमाल किया था, जैसे चांदी हो गया, सुनहरा, नारंगी, चॉकलेट, गुलाबी रंग के जो है इसमें रंग पाए जाते हैं। मिट्टी के इस बर्तनों में ज्यादातर रंग काला ही होता है, ठीक। इसके अलावा इस संस्कृति में व्यापारिक गतिविधियां काफी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद यहाँ पे जो है मुख्य रूप से जो प्रमुख साधन जो निर्वाह का था, जो जीवन जीने का था, वह कृषि और पशुपालन था, ठीक है। तो आप कृषि और पशुपालन, जो भी ग्रामीण संस्कृति है वहाँ पे कृषि और पशुपालन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 फसलों की खेती होती थी, सिंचाई के लिए नहर और तालाबों का प्रयोग किया जाता था, ठीक। कुछ यहाँ पे हाथी, बैल, हिरण और रथ और के खिलौने मिले हैं जो कि पकी मिट्टियों के थे। इसके अलावा यहाँ पे जो मातृ देवी होती है, सांप और पौराणिक जीवों की पकी मिट्टी की मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिनके मानव रूपी सर बनाए गए थे और जानवर के शरीर भी पाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो मकान थे वो जो है पकी हुई मिट्टी के थे, ईंटों के थे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है, जो याद रखिएगा कि सभी स्थलों में यहाँ पे जो मल सोखने की गड्ढे, जो सीवेज गटर वगैरह जो होते हैं ना, अभी तो गटर का से जो है मल बाहर जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसा व्यवस्था बनाया था कि मल सोखने के गड्ढे बने हुए थे। और इसके साथ साथ जो छल्लेदार कुएं पाए गए थे वहाँ पे, तो ये पता चलता है कि ये लोग स्वच्छता के प्रति बहुत ही ज़्यादा जो है जागरूक थे। इसके अलावा कुल मिला जुला करके ये जो संस्कृति थी, शहरी केंद्रों के विकास का एक सुसंगत चित्र प्रस्तुत करता है। जो मतलब शहरी केंद्रों के विकास, मतलब यहाँ से जो है शहरों का विकास होना शुरू हुआ था। इस तरह के जो है ये अपने शहरी विकास के दौर में आ रहे थे ग्रामीण संस्कृति से, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी जो है ध्यान देने योग्य बात है। अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक है गंगा घाटी में शहरीकरण, ये इस चैप्टर का जो है आखिरी टॉपिक है। और फिर उसके बाद जो हम इस प्रश्न का जो प्रश्न उत्तर है इस चैप्टर में उसे कंप्लीट करेंगे। तो काफ़ी मान के चलिए कि 10 मिनट का एक और वीडियो आएगा जिसमें टॉपिक और जो प्रश्न उत्तर है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और प्लीज़ आप लोग जो देखते हैं ना वीडियो, इसको एटलीस्ट लाइक वगैरह कर दे कीजिए, क्योंकि अब मैं पर्सनली यूट्यूब के लिए जो है मैं रिकॉर्डेड वीडियो जो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ, ठीक। तो थोड़ा सा आप लोग लाइक वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।